हेलो फ्रेंड्स, ट्रू अचीवर्स में आज आपका दिल से वेलकम करती हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं कवर करूँगी अपने इसमें यूपीपीसीएल के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। और मेरी कोशिश भी ये है कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस इसमें कवर करूँ जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो एंड आप जब अपना एग्ज़ाम क्लियर करें तो 90% अगर आपकी मेहनत है तो 10% उसमें मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहे। सो गाइस, आज बिना टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो आगे बढ़ाते हैं और सीधे क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज। कल मैंने एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताया था कि टीडीएस कैसे लगेगा और क्रेडिट कहाँ होता है। उसी पे बेस क्वेश्चन है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज ट्रीटेड एज प्रॉफिट, ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस, ट्रीटेड एज रिसिप्ट और नन ऑफ द दिस। गाइस, हम बात करते हैं इस पे कि इसका सबसे पहले बता दूं, करेक्ट आंसर है आंसर नंबर सी, ट्रीटेड एज रिसिप्ट। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि जो टीडीएस कटता है, ठीक है, टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्ट हुआ है कब, जब आपकी इनकम सोर्स हुई है उसी समय टैक्स टीडीएस लग गया और वो कहाँ क्रेडिट होता है, गवर्नमेंट में, तो इट इज ट्रीटेड एज रिसिप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज बी, ठीक है, बी सोल्ड द गुड्स फॉर 1,50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज A and B is equal. If the same set of book is maintained, what will be the final remittance? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A ने 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, B ने उसको 1.5 लाख में बेचा। ठीक है, उसी गुड्स को बी ने कितने में बेचा, 1.5 लाख में बेच दिया। अब जो प्रॉफिट आया वो दोनों लोग बराबर बांटते हैं। अब फाइनल रेमिटेंस क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन से पहले आते हैं इसके सोल्यूशन पे कि इसका सोल्यूशन होगा कैसे। हियर इज अ सोल्यूशन। कॉस्टिंग ऑफ गुड्स कितनी थी आपकी, 1 लाख थी। ठीक है, सेल प्राइस कितनी थी आपकी, 1.5 लाख रुपए थी। तो प्रॉफिट कितना हुआ आपका, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू कितना हो गया, 1,50,000 माइनस 1 लाख कितना, 50,000। 50,000 डिवाइड बाय 2 यानी हाफ कर देंगे उसका, तो इट इज 25,000 ए का प्रॉफिट है, 25,000 बी का प्रॉफिट है। अब अगर बात हम करते हैं कि कितना उसको रेमिटेंस कितना होना चाहिए, तो ए ने क्या क्या दिया था, ए ने तो पहले 1 लाख रुपए का सामान दिया था। ठीक है, तो उसकी कॉस्ट उसको वापस की जाएगी, ये 1 लाख रुपए प्लस प्रॉफिट 25,000। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा बी विल रेमिट, यानी आंसर इसका है करेक्ट आंसर नंबर ए, बी विल रेमिट 1,25,000 टू ए। समझ में आ गया कैसे हुआ, 1 लाख रुपए कॉस्ट का, 25,000 रुपीज प्रॉफिट का, तो ए को कितना रेमिट होगा, 1,25,000। तो करेक्ट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। XYZ Limited pays salary to his employee on 7th of the following months. ठीक है, for the financial year starting 1st April 2001 and ending in 31st March 2002. मैंने कल ही बताया था फाइनेंशियल ईयर कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट होता है, ईयर कोई भी हो, फाइनेंशियल ईयर कैसे स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। इतना समझ में आया। द मंथली सैलरी इज पेड बाय XYZ लिमिटेड इज 15 लाख रुपीज। ठीक है, हाउ मच सैलरी शुड बी एक्सपेंसेस इंकर इन करंट ईयर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस अकाउंट। अब वो ये बोल रहे हैं कि 15 लाख रुपए पर मंथ सैलरी अगर पेमेंट हो रहा है तो एक्सपेंसेस में कितना जाएगा। ऑप्शंस हमारे पास हैं 1,65 लाख, 1,70 लाख, 1,75 लाख, 1,80 लाख। तो पहले हम आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो इसका सोल्यूशन ये रहा, करंट सैलरी नहीं पता, मंथली सैलरी कितना है, 15 लाख रुपए दे रहे थे। ठीक है, इफ 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ होंगे, 12 मंथ्स। तो हाउ मच सैलरी, एक मंथ की सैलरी इतनी है 15 लाख, तो 12th मंथ की कितनी हो जाएगी, 15 लाख इंटू 12, तो आ जाएगा आपका आंसर कितना,
1 crore 80 lakh. Then the correct answer is option number D, 1 crore 80 lakh is the correct answer. ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओनली डबल साइड एरर आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओनली डबल साइड्स एरर आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट. ऑप्शन है ट्रू, फॉल्स, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट एंड नन ऑफ द दीज. ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स स्टेटमेंट है ये. क्यों? क्योंकि सस्पेंस अकाउंट ओनली करेक्ट टू साइड एरर. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. टू साइड एरर आर दोज एरर, मैंने बोला दोनों साइड की एरर अगर ऐसी हुई, डबल साइड एंट्री हुई, गलती करी है आपने, डबल साइड एंट्री की ही नहीं है, देन हाउ कैन यू रेक्टिफाइड इन योर ट्रायल बैलेंस? You can't rectify. These error occurs in 2 or more account. So such error are corrected by the passing a journal entry. ठीक है, आपकी जो एरर मिलती है हमको, कोई एरर एंट्री गलत हुई है, देन दीज एरर आर रेक्टिफाइड. सो ओनली डबल साइड एरर आर रेक्टिफाइड थ्रू सस्पेंस अकाउंट. दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. देन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन कैश आइटम. बोल रहे हैं कि कौन से नॉन कैश आइटम नहीं है. ऑप्शंस पढ़ लेते हैं. प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, गुडविल राइट ऑफ, डेप्रिसिएशन, कैश सेल्स. नॉन कैश आइटम, पहली बात तो वो आइटम्स होते हैं जो कैश में इवेल्युएट नहीं किए जाते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं होते हैं. ठीक है, उनकी वैल्यू होती है बट दे आर नॉट इन अ मॉनेटरी टर्म. सो अब मैं अगर बात करती हूँ सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए की. ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, गुडविल रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन, कैश सेल्स. तो डिपेंड, आइए हम करेक्ट आंसर पे आते हैं. द आंसर डी इज करेक्ट. कैश सेल्स इज करेक्ट आंसर फॉर दिस. इट इज नॉट अ नॉन कैश आइटम, क्योंकि सेल करोगे क्या मिलता है? मॉनेटरी टर्म्स यानी कैश मिलता है. ठीक है, तो इट इज नॉट अ नॉन कैश आइटम. तो आंसर क्या हुआ आपका? डी इज अ करेक्ट आंसर. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट कंस्टिट्यूट करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसमें आपकी कैपिटल, लोन्स, लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, सारी तरह की लाइबिलिटीज आती हैं. तो करंट लाइबिलिटीज इसमें से कौन सी नहीं है वो बताना है. ट्रेड क्रेडिटर. ट्रेड क्रेडिटर कौन से होते हैं? वो हमारे लेनदार जिनको हमें पैसा देना है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिन्हें हमें खर्चे हम पे उधारी हैं, मतलब हम पे आउटस्टैंडिंग मतलब होता है अदत्त और एक्सपेंसेस मतलब होता है व्यय, यानी अदत्त व्यय जो हम पे अभी बकाया है, हमें अगले को पे करना है, तो इट इज़ अवर लाइबिलिटी. प्रोपोज डिविडेंड, इट इज़ ऑल्सो अ लाइबिलिटी ऑफ अ कंपनी. उसे अपने जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन्हें डिविडेंड पे करना पड़ता है. सो डेटर क्या होते हैं? मेरे जिनसे मुझे पैसा लेना है, तो वो मेरे क्या हुए? वो मेरे दायित्व हुए, लाइबिलिटी हुए? नहीं, वो मेरी संपत्ति हुई, असेट्स हुई. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. क्वेश्चन बोला था कि कौन सी करंट लाइबिलिटी नहीं है, तो डेटर्स हमारे, यानी ऑप्शन नंबर डी, डेटर्स हमारे करंट लाइबिलिटीज नहीं है. दीज आर अवर करंट असेट्स. आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं. कॉल्स इन एरियर is shown in the balance sheet under the head. क्वेश्चन पढ़ते हैं. शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, करंट लाइबिलिटीज, अनसिक्योर्ड लोन. सो कॉल्स इन एरियर आर शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड. किस हेड के अंदर कॉल्स इन एरियर आता है? इसका करेक्ट आंसर है आपका शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है आपका? ऑथराइज कैपिटल आ गया, उसके बाद पेड अप कैपिटल आ गया, उसी में आपका कॉल इन एरियर भी आता है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, शेयर कैपिटल. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग लायबिलिटी इन बैलेंस शीट रिजल्ट इन. रिकॉर्डिंग अ wrong liability in a balance sheet result in the.
पहला ऑप्शन क्या है, क्रिएशन ऑफ जनरल रिजर्व, क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व, क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। तो रिकॉर्डिंग ऑफ रॉन्ग लायबिलिटी इन अ बैलेंस शीट, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व। In the reserve which created out of net profit of business, this reserve is kept in distribution of dividend। ये जो डिविडेंड क्या किया जाता है, किस लिए रखा जाता है, रिजर्व किस लिए रखा जाता है, जो भी प्रॉफिट होता है उससे डिविडेंड पे करने के लिए। तो अगर अकॉर्डिंग ऑफ द रॉन्ग लायबिलिटी इन अ बैलेंस शीट रिजल्ट इन क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू रिजर्व, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following items will not appear in the debit side of profit and loss account? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैंने आपको एक्सपेंसेस कई सारे बताए थे, कौन कौन से होते हैं। ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। तो एक एक ऑप्शन पे फिर बात कर लेते हैं। ऑडिट फी, ऑडिट फी किससे रिलेटेड होता है, आपके मैन्युफैक्चरिंग के बाहर का पार्ट है, तो ये किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट आपका किसका पार्ट है, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस में जाते हैं, आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, कैरेज इनवर्ड। तो पहले इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट अपीयर इन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा ऐसा एक्सपेंसेस है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखाया जाता है उसके डेबिट साइड में, तो आंसर है करेक्ट डी, कैरेज इनवर्ड। करेक्ट आंसर इज अ डी, कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या होता है, आप जब कहीं से रॉ मटेरियल इज कच्चा माल कहीं से उसको लेके आते हैं, तो उसको लाने में यानी उसके ढुलाई में, उसको वहाँ से एक फैक्ट्री तक मैन्युफैक्चरिंग तक लाने में जो एक्सपेंसेस होते हैं, दिस इज योर कैरेज इनवर्ड, दिस इज योर कैरेज इनवर्ड। तो वो क्या होगा आपका, क्या कि किस में दिखाया जाएगा कैरेज इनवर्ड, आपका ट्रेडिंग में, ना कि पीएल में। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन रिलेशन टू अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट फॉर मेकिंग कंसर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं फिर से। इन रिलेशन टू नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सब्सक्रिप्शन आर एनुअल रिसिप्ट्स and hence are taken as a capital receipts. If donation is received for a particular purpose, the amount is credited to that fund and from which the amount is disbursed. Small donation amount are not marked for specific purpose may be treated as revenue receipt. Sometimes donation are also is a form of endowments to be used according to the instruction of the donor and should be treated as capital receipt. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नॉट फॉर मेकिंग प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न, विच फॉलोइंग इस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा इसके लिए इसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। सब्सक्रिप्शन आर एनुअल रिसिप्ट हेंस are taken as capital receipt, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। मतलब ये उसमें नहीं, इसके नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न के स्टेटमेंट में नहीं आता है, क्योंकि ये एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, ना कि कैपिटल रिसिप्ट। तो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। इफ बिल ड्रॉन नॉट पेबल ऑन डिमांड on 1st April 2022 for 4 months, the due date the date of maturity will be। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक बिल ड्रॉन किया गया है, ड्रॉन मतलब लिखा गया है, सेलर ने किस पे लिखा, परचेजर पे। कितने का लिखा, 1 अप्रैल 2022 को। कितने महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए। तो पहले गिनते हैं 4 महीने। 1 अप्रैल से 1 मई को आपका 1 मंथ कंप्लीट हुआ, 1 जून को 2nd,
1 जुलाई को 3rd मंथ, 1 अगस्त को 4 मंथ। अब मुझे ये बताइए, जब मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बताया था तो उसमें मैंने एक बात बोली थी कि जितने महीने का टाइम पीरियड देते हैं उस पे हम +3 ग्रेस डे देते हैं। हाउ मैनी ग्रेस डे वी आर गिविंग? 3 ग्रेस डे। ठीक है, तो ऑप्शन पे सीधे आ जाते हैं। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर डी, 4 अगस्त 2022। 4 अगस्त 2022 ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। 1 अप्रैल को बिल लिखा, 1 अगस्त उसकी ड्यू डेट थी, 4 महीने बाद, 3 दिन ग्रेस पीरियड मिल गया तो 4 अगस्त। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो हेल्प कर रही होंगी, और मेरा भी यही मोटिव है कि यही गोल है कि मैं आपको अच्छे से हेल्प कर पाऊँ, और ऑल ऑफ यू आर विल बिकम अ ट्रू अचीवर टू अचीव योर गोल्स। सो ऑल द बेस्ट। मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय।